India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजा रघुवंशी हनीमून हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 14 जुलाई तक टाली। मेघालय सरकार से गिरफ्तारी दस्तावेज पेश करने को कहा। सोनम रघुवंशी की अंतरिम जमानत फिलहाल जारी रहेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी को दी बड़ी राहत। फ्रीज बैंक खाते को सीमित संचालन की अनुमति मिली। विशेष अधिकारी की निगरानी में होंगे सभी भुगतान, केवल दैनिक और कानूनी खर्चों की अनुमति मिली। केरल हाईकोर्ट ने लोक अभियोजकों की नियुक्ति की नई गाइडलाइन को मंजूरी दी। कहा जिला न्यायाधीश की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। जिला पुलिस प्रमुख की भूमिका सीमित रखने के निर्देश। व्यक्तित्व अधिकार मामले में अभिषेक शर्मा की याचिका पर नोटिस जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री हटाने का निर्देश दिया। इंस्टाग्राम और फेसबुक ने लिंक हटाने का आश्वासन दिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हनीमून हत्या मामले की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की दी गई जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह गिरफ्तारी के समय आरोपी को उपलब्ध कराए गए गिरफ्तारी मेमो और अन्य मूल दस्तावेजों की प्रतियां रिकॉर्ड पर पेश करे। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई। इसका अर्थ है कि फिलहाल उनकी अंतरिम जमानत जारी रहेगी। मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेजों में हुई एक टाइपिंग त्रुटि को गंभीर प्रक्रियागत खामी मानते हुए जमानत को बरकरार रखा, जबकि ऐसा करना उचित नहीं था। उन्होंने अदालत से कहा कि यह अत्यंत गंभीर मामला है और गिरफ्तारी के लिखित आधार आरोपी को उपलब्ध कराए गए थे। केवल इतना हुआ कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 जो हत्या के अपराध से संबंधित है के स्थान पर गलती से धारा 403(1) का उल्लंघन हो गया। उन्होंने कहा कि यह केवल टाइपिंग की त्रुटि थी और इस बात पर कभी कोई विवाद नहीं है। गिरफ्तारी के आधार पर आरोपी को बताए गए थे। इस पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मामला केवल संबंधित कानूनी धाराओं की जानकारी देने का नहीं, बल्कि यह भी देखना होगा कि क्या आरोपी को मामले की पृष्ठभूमि और गिरफ्तारी के कारणों की समुचित जानकारी दी गई थी। जब सॉलिसिटर जनरल ने दस्तावेजों का टाइप किया हुआ संकलन दाखिल करने की अनुमति मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी मेमो और आरोपी को दिए गए अन्य मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की जाए। अदालत ने कहा कि उसे यह जांचना होगा कि जमानत का यह आधार कानूनी रूप से टिकाऊ है या नहीं। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई के लिए निर्धारित दी गई है। इस बीच सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और केवल आरोपों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। सोनम ने यह भी कहा कि उससे अब कोई बरामदगी शेष नहीं है। पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और वह ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी जमानत शर्तों का पालन करते हुए शिलांग में रह रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है। इससे पहले मेघालय सरकार ने 29 जून के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें मेघालय हाई कोर्ट ने शिलांग की ट्रायल कोर्ट द्वारा सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत को बरकरार रखा था। ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि गिरफ्तारी मेमो सहित सभी गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेजों में हत्या से संबंधित
बीएनएस की धारा 103(1) के बजाय गलत तरीके से धारा 403(1) लिखी गई थी। अदालत ने माना कि आरोपी को यह सही तरीके से नहीं बताया गया कि उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अभियोजन द्वारा इसे केवल टाइपिंग की गलती बताए जाने की दलील को अदालत ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि इस त्रुटि से आरोपी के बचाव के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह मामला इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा है, जो मई 2025 में विवाह के तुरंत बाद अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने मेघालय गए थे। और इस मामले की ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर फैजा हयात। फैजा, क्या जानकारी है आपके पास? फैजा, जानकारी साझा करिए आप। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग की, जो कि मेघालय मर्डर हनीमून मर्डर केस से रिलेटेड है। इस केस में सोनम रघुवंशी, जो अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी के मर्डर केस में प्राइम अक्यूज्ड हैं, को हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी थी, क्योंकि अरेस्ट मेमो में सेक्शन 103 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि मर्डर की बात करता है, की जगह सेक्शन 403 लिख दिया गया था, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज जस्टिस मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने कहा कि ये कंफ्यूजन सुप्रीम कोर्ट के दो कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट से आता है, जिसमें पंकज बंसल के जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि ग्राउंड्स को रिटन फॉर्म में अक्यूज को देना ज़रूरी है। वहीं विहान के जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ग्राउंड बताना ज़रूरी है, लिखना मैंडेटरी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेल को कंटेस्ट करते हुए कोर्ट को बताया कि रिटन ग्राउंड्स दिए गए थे, बस एक टाइपोग्राफिकल एरर था रिगार्डिंग सेक्शन 103। लेकिन जस्टिस मनोज मिश्रा ने एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन नंबर बताना काफ़ी नहीं है, ग्रेविटी ऑफ द चार्ज बताना ज़रूरी है। अक्यूज को ये क्लियरली बताना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या एलिगेशंस है। अब सुप्रीम कोर्ट इस इशू को लार्जर बेंच पर भेजने के लिए विचार कर रही है। थैंक यू। धन्यवाद फैजा, जानकारी साझा करने के लिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी को बड़ी राहत देते हुए उनके फ्रीज किए गए 3 खाते बैंक खातों के संचालन की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि इन खातों से केवल पार्टी के दैनिक खर्च और कानूनी खर्च ही किए जा सकेंगे और यह पूरी प्रक्रिया अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी की निगरानी में होगी। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार को 30 सितंबर तक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। अदालत ने निर्देश दिया कि टीएमसी अपने फ्रीज किए गए बैंक खातों का संचालन न्यायमूर्ति ताकुलदार की निगरानी में कर सकेगी, लेकिन धनराशि का उपयोग केवल पार्टी के दैनिक संचालन और कानूनी खर्चों के लिए ही किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि विशेष अधिकारी की अनुमति के बिना कोई अन्य छोटा या बड़ा खर्च नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने कानूनी खर्चों के लिए बैंक खातों से धन निकालने का विरोध किया था, लेकिन अदालत ने इसे भी मंजूरी दे दी। यह अंतरिम आदेश उस दलील पर विचार करने के बाद पारित किया गया जिसमें बागी टीएमसी विधायक और शिकायतकर्ता विश्वनाथ दास ने कहा था कि यदि पार्टी को बैंक खाते संचालित करने की अनुमति दी गई तो महत्वपूर्ण साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो सकती है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों की चिंताओं को देखते हुए तीनों बैंक खातों के संचालन को सुगम बनाने के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति उचित है। अदालत ने निर्देश दिया कि तीनों खातों के अधिकृत हस्तांतरणकर्ताओं से कोई भी 2 व्यक्ति आवश्यकता अनुसार दैनिक खर्चों के लिए चेक विशेष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विशेष अधिकारी चेक पर प्रति हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद उसे भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि विशेष अधिकारी को प्रति माह 1.25 लाख रुपए मानदेय दिया जाएगा, जिसका भुगतान याचिकाकर्ता बैंक खातों से कर सकेगा। यह बैंक खाते विधान नगर पुलिस ने धन के कथित दुरुपयोग और फंड डायवर्जन की शिकायत के आधार पर फ्रीज किए थे। यह शिकायत बागी टीएमसी विधायक विश्वनाथ दास ने दर्ज कराई थी। हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी आंतरिक गुटबाजी का सामना कर रही है। पार्टी ने शिकायत को निराधार, दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताते हुए कहा कि बैंक खाते फ्रीज होने से पार्टी का कामकाज गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि विश्वनाथ दास की शिकायत सामान्य प्रकृति की है, जिसमें किसी विशेष घटना या लेनदेन का उल्लेख नहीं किया गया है। अदालत ने पुलिस की कार्यवाही की गति पर भी सवाल उठाए। न्यायालय ने कहा कि 18 जून को शाम 6 बजे एफआईआर दर्ज हुई और अगले ही दिन 19 जून को तीनों बैंक खातों पर डेबिट फ्रीज लगा दिए गए।
वहीं अदालत ने कहा कि उसने यह जानने का प्रयास किया कि खातों को फ्रीज करने के लिए पुलिस के पास कौन सा ठोस आधार था, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं मिली जिससे इतनी जल्दबाजी में उठाए गए कदमों को उचित ठहराया जा सके। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस से पूछा कि इस मामले में इतनी बिजली जैसी तेजी क्यों दिखाई गई, जबकि आम नागरिकों की शिकायत पर अक्सर पुलिस इतनी सक्रिय नहीं होती। न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई गरीब व्यक्ति पुलिस थाने जाता है तो पुलिस इतनी तत्परता नहीं दिखाती, लेकिन शाम 6 बजे शिकायत दर्ज होने के अगले ही दिन बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार जनता के धन और संपत्ति की सुरक्षा के उद्देश्य से कार्यवाही कर रही है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि खाते डी फ्रीज किए गए तो टीएमसी के दोनों गुट उनके संचालन को लेकर आपस में टकरा सकते हैं। अदालत ने बागी विधायक विश्वनाथ दास के आचरण पर भी कड़ी टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अवसरवादी रवैया। इस पर अदालत ने कहा कि शिकायत में वे मुद्दे नहीं हैं जिनका अब उल्लेख किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की की मॉफ्ड तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोपी व्यक्ति को 3 सालों तक सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश अदालत ने आरोपी को जमानत देते समय पारित किया। न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने यह निर्देश भारत न्याय संहिता की धारा 77 के तहत दर्ज निजता का उल्लंघन के मामले में जमानत देते हुए दिया। 6 जुलाई को पारित आदेश में अदालत ने कहा कि आरोपी ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया है, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए कम से कम 3 साल तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग से प्रतिबंधित करना उचित होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक शपथ पत्र या लिखित आश्वासन देगा कि वह अगले 3 सालों तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, स्नैपचैट सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करेगा। यदि यह पाया जाता तो आरोपी अपने नाम या किसी फर्जी नाम से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है तो ट्रायल कोर्ट स्वयं उसकी जमानत रद्द कर सकेगी। मामले में आरोपी को 2 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एफआईआर 12 फरवरी को दर्ज हुई थी। आरोपी ने दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया। उसके वकील ने अदालत को बताया कि वह 2 अप्रैल से जेल में है और उसे जमानत दी जानी चाहिए। आरोपी के वकील ने यह भी कहा कि यदि अदालत को लगता है कि आरोपी ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया है तो उस पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोक लगाने की शर्त लगाई जा सकती है। अदालत ने यह भी देखते हुए आरोपी काफी समय से न्यायिक हिरासत में है और मुकदमे के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है, उसे जमानत देगी। केरल हाईकोर्ट ने जिला सरकारी अभिभाषकों, लोक अभियोजकों और अतिरिक्त लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किए नई मसौदा दिशा निर्देशों को एक संशोधन के साथ मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सोमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वीएम की खंडपीठ ने कहा कि इन नियुक्तियों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से अदालत ने राज्य सरकार को मसौदा परिपत्र के क्लॉज 3 में प्रयुक्त ड्यू रिगार्ड शब्दों को ड्यू प्राइमेसी से बदलने का निर्देश दिया, ताकि चयन प्रक्रिया में जिला न्यायाधीश की राय को अधिक महत्व मिले। अदालत ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद उसे केवल यही संशोधन आवश्यक प्रतीत हुआ। याचिकाकर्ता ने नई चयन प्रक्रिया में जिला पुलिस प्रमुख, डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ को शामिल किए जाने का भी विरोध किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि जिला पुलिस प्रमुख की राय लेने के पीछे एक तार्किक कारण है, क्योंकि उनके इनपुट से चयन समिति को उम्मीदवार के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि जिला पुलिस प्रमुख की भूमिका केवल उम्मीदवार के पूर्ववत संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने तक सीमित रहेगी। उनकी राय अंतिम या निर्णायक नहीं होगी और केवल चयन समिति की सहायता के लिए होगी। यह आदेश अधिवक्ता सुधीर पीएस और विष्णु प्रसाद नायर द्वारा दायर 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया। इन याचिकाओं में केरल में लोक अभियोजकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। इससे पहले 9 अप्रैल 2025 को हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर फैसला देते हुए राज्य सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 18 के अनुरूप लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए आंतरिक दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। उस आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार
ने दिसंबर 2025 में एक परिपत्र जारी कर लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए चयन पैनल तैयार करने संबंधी दिशा निर्देश निर्धारित किए थे। बाद में विष्णु प्रसाद नायर ने नई जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि संशोधित मसौदा दिशा निर्देशों में जिला न्यायाधीश की राय को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया तथा जिला पुलिस प्रमुख को अनुचित रूप से परामर्श प्रक्रिया में शामिल किया गया है। मामले में न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी ने भी यह चिंता जताई कि संशोधित मसौदे के क्लॉज 3 में अधिवक्ताओं के चयन पैनल तैयार करते समय जिला न्यायाधीश की राय को प्राथमिकता नहीं दी गई है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को क्लॉज 3 में संशोधन करने का निर्देश दिया ताकि जिला न्यायाधीश की राय को सर्वोच्च महत्व मिले। इस संशोधन के साथ अदालत ने राज्य सरकार के मसौदा दिशा निर्देशों को मंजूरी देते हुए दोनों जनहित याचिकाओं का निस्तारण कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा द्वारा दायर व्यक्तित्व अधिकार संबंधी मुकदमे में गुरुवार को आरोपियों को नोटिस जारी किया और कथित तौर पर आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री हटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा कि अदालत कुछ आपत्तिजनक वेब लिंक हटवाने और उनके व्यक्तित्व के अनाधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने के संबंध में अंतरिम आदेश जारी करेगी। उन्होंने कहा, इस समय मैं उनके टेक डाउन का निर्देश दूंगी और हम आमतौर पर जैसा करते हैं वैसा ही प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करेंगे। अदालत ने प्रतिवादियों को उनके सोशल मीडिया हैंडल और पते पर समन और नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की गई है। अभिषेक शर्मा ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा और अपने खिलाफ प्रसारित किए जा रहे कथित मानहानिकारक तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए कंटेंट को हटाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में एआई से बनी तस्वीरों और भ्रामक कैप्शन का इस्तेमाल कर उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पिछली सुनवाई में उनके वकील ने कहा था कि एक एआई से बनी पोस्ट में शर्मा को उनके मैनेजर के साथ गलत तरीके से दिखाया गया और उनकी गर्लफ्रेंड बताया गया, जिससे गलत भ्रम पैदा हुआ। आज की सुनवाई में शर्मा की ओर से वकील बहल ने बताया कि अदालत के पहले के आदेश पर दाखिल अतिरिक्त हलफनामे के बाद कई आपत्तिजनक यूआरएल पहले ही हटाए जा चुके हैं। मेटा प्लेटफॉर्म्स की ओर से वकील वरुण पाठक ने कहा कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर केवल 2 आपत्तिजनक लिंक बचे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इंस्टाग्राम लिंक भी हटा दिए जाएंगे। इसके बाद अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट और याचिका में दिए गए यूआरएल की सूची की जांच की। बहल ने आगे कहा कि बची हुई कुछ सामग्री अश्लील और आपत्तिजनक है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी शर्मा की पहचान का अनाधिकृत इस्तेमाल कर लिस्टिंग उपलब्ध है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि ससुराल वालों के साथ सामंजस्य की कमी या पति द्वारा अपने माता पिता की देखभाल करना ऐसा आधार नहीं हो सकता जिसके कारण पत्नी वैवाहिक घर छोड़ दे और बाद में भरण पोषण की मांग करे। न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई ने कहा कि किसी पति से यह अपेक्षा करना कि वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपने माता पिता से संबंध तोड़ ले या उनकी देखभाल करना बंद कर दे, कानून की दृष्टि में पूरी तरह अनुचित है। अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में पुत्र द्वारा अपने माता पिता का भरण पोषण और देखभाल करना सामान्य बात है, इसलिए इसे पत्नी के अलग रहने और भरण पोषण मांगने का उचित आधार नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी अदालत ने उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे अपनी अलग रह रही पत्नी और 2 बच्चों को प्रति महीने 20,000 रुपए भरण पोषण देने का निर्देश दिया गया था। फैमिली कोर्ट ने ये कहते हुए पत्नी की भरण पोषण देने का आदेश दिया था कि उसका अपने ससुराल वालों से सामंजस्य नहीं था और पति अपने परिवार के सदस्यों पर पत्नी की अपेक्षा अधिक ध्यान देता था। इसके आधार पर पत्नी के अलग रहने को उचित माना गया था। पति ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उनकी पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के स्वयं घर छोड़कर चली गई थी, इसलिए वह भरण पोषण की हकदार नहीं है। उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) का हवाला दिया जिसके अनुसार यदि पत्नी बिना पर्याप्त कारण के पति से अलग रहती है तो उसे भरण पोषण का अधिकार नहीं मिलता। पति ने यह भी बताया कि पत्नी ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498(a) के तहत झूठा क्रूरता
का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सभी आरोपी बरी हो गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि इस बरी होने के बाद पत्नी द्वारा क्रूरता का आरोप लगाकर अलग रहने का आधार पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अदालत ने यह भी गंभीर आपत्ति जताई कि संबंधित दीवानी कार्यवाही के दौरान पत्नी ने पति पर अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध होने का निराधार आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि किसी के चरित्र पर इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना मानसिक क्रूरता का सबसे गंभीर रूप माना जाता है। हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी अलग रहने के लिए कोई भी उचित या कानूनी कारण साबित करने में पूरी तरह विफल रही है, इसलिए पत्नी को भरण पोषण देने के लिए फैमिली कोर्ट द्वारा अपनाया गया आधार कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। हालांकि अदालत ने दंपति के नाबालिग बच्चों के लिए निर्धारित भरण पोषण की राशि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और वह आदेश यथावत रखा। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.